वेलकम एस्पिरेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डी डॉलराइजेशन और कॉन्टेक्स्ट ये है कि ब्रिक्स नेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स यूएस डॉलर को रिप्लेस करने का। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे डॉलर जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, मजबूत हुआ है। वहीं ये भी देखेंगे कि क्या क्या मास्टर स्ट्रोक चले हैं यूएस ने डॉलर को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे डॉलर का डोमिनेंस जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी हेजेमनी पे जो है कहीं ना कहीं ताला लग रहा है। और लास्ट में देखेंगे कि इंडिया का पर्टिकुलरली क्या स्टेटस है इन सब चीजों को लेके। देखिए, शुरू करते हैं। तो 1000 या 1 अरब साल पुरानी कहानी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं शुरू करूंगा 13वीं सेंचुरी से। 13वीं सेंचुरी में आप सभी ने सुना होगा, मार्को पोलो नाम के एक आदमी थे। मार्को पोलो जो है चाइना गए और चाइना में जाके उन्होंने पेपर करेंसी को देखा, बहुत इंप्रेस हुए, वापस यूरोप की तरफ निकले और यूरोप में आके बताया कि हाँ, वहाँ पे पेपर करेंसी चलती है। यूरोप में यूके ने इसको इमिटेट किया और यूके ने भी जो है अपनी पेपर करेंसी चलाई, जिसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद धीरे धीरे हालात बदले, चीजें बदली और यूके के लिए कहा जाने लगा कि यूके एक ऐसा देश है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और आप जानते हैं कॉलोनिज्म के उस एरा को जहाँ पे यूके बहुत आगे निकल गया था, बहुत ज़्यादा ट्रेड किया, बहुत रिसोर्सेज एक्यूमुलेट किए। और इस स्टेज में सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर किसी ने एक्यूमुलेट किया तो वो यूके ने किया, यानी कि गोल्ड के बहुत सारे रिजर्व यूके के पास थे। उनकी पर्टिकुलर करेंसी को गोल्ड की बैकिंग मिल गई और धीरे धीरे वो करेंसी इतनी मजबूत हो गई कि उसकी हेजमनी स्टैब्लिश हो गई। वहीं लगभग सभी कंट्रीज ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, यूके ही वो कंट्री है जिसकी करेंसी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं हेजमनी के रूप में। और जो उस वक्त उस दौर में जो उनका डिसाइड हुआ वो ये हुआ कि पाउंड स्टर्लिंग जो है, एक स्टर्लिंग 7.3 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की, यानी कि अगर आप हमें 7.3 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देंगे तो हम आपको एक स्टर्लिंग देंगे, और अगर आप एक स्टर्लिंग देंगे तो हम आपको 7.3 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देंगे। देखिए, ये होना भी था क्योंकि सारा वेल्थ, सारा जो वर्ल्ड का गोल्ड था, लगभग लगभग सारा एक्यूमुलेट करके यूके अपने पास बैठा हुआ था। उसके बाद चीजें बदली, दौर भी बदला, और आप सभी जानते हैं कि वक्त बदला, हालात बदले। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इन दोनों ने यूके और उसमें जो इन्वॉल्व कंट्रीज थी सभी को इतना कमजोर कर दिया कि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल मुंह के बल आ गिरी। कुछ नहीं उनके पास बचा, सारा का सारा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ चुकी थी सारी कंट्रीज। वहीं यूएसए दूर बैठकर ये सब खेल देख रहा था चुपचाप। वो समझ रहा था कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इसका ही फायदा उठाते हुए यूएस ने सप्लाई करने शुरू कर दिए वेपन्स और बहुत सारी चीजें, चाहे वो फूड हो, ग्रेन्स हो, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सके। और वो हुआ भी। यूएस की जो है इकोनॉमी काफी मजबूत हो गई क्योंकि वो हमेशा वॉर के साथ दूरी बना के रखी, लगभग लगभग न्यूट्रल ही रहा। और उसके बाद जब सारी कंट्रीज वीक हो गई तो यूएसए को कहीं ना कहीं ये डर था कि सारी कंट्रीज मिलकर, चाहे ये जापान हो, जर्मनी हो और दूसरी यूके कंट्री यूके हो, ये कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम को वापस ना ले आए। बार्टर सिस्टम को वापस आते देखकर डर की आशंका से यूएस ने क्या किया, यूएस ने जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिस कॉन्फ्रेंस को आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसे कहा जाता है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में यूएस ने ये कहा कि हम दो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एक होगा आईएमएफ और दूसरा होगा वर्ल्ड बैंक। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल ऑर्डर स्टैब्लिश करने में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है एक कोलैप्स होने वाला है, फाइनेंशियल कोलैप्स देखने को मिल सकता है। उस वक्त सभी के सभी कंट्रीज ऐसी स्थिति में थे कि मरता क्या ना करता, और सभी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, यूएस की ये बात मानी जानी चाहिए और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेंगे और उनको लोन भी रीपे हम डॉलर्स में ही करेंगे। इस वक्त में डॉलर जो है सबसे मजबूत बन गया था क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड अगर किसी के पास था तो वो यूके के पास था, सॉरी, वो गोल्ड जो है वो यूएसए के पास था। और धीरे धीरे जो है वहीं से जो डॉलर है उसकी जो पावर है वो बढ़ने लगी और वो जो है तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त में जो डॉलर की वैल्यू इन्होंने जो है अनाउंस की वो ये थी कि 1 आउंस गोल्ड जो है वो $35 का होगा, यानी कि अगर आप हमें $35 देंगे तो हम उल्टे में आपको 1 आउंस गोल्ड देंगे, या फिर अगर आप हमें 1 आउंस गोल्ड देंगे तो हम आपको $35 देंगे। ठीक है, चीजें चलती रही, आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद हुआ क्या कि यूएस से इस चीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था कि जिस तरह से पाउंड स्टर्लिंग को रिप्लेस करके मैं यहाँ आया हूँ, हो सकता है फ्यूचर में मुझे भी कोई रिप्लेस कर दे, यानी कि डॉलर को भी कोई रिप्लेस कर दे। इसके लिए यूएस ने लगातार अपने ऊपर काम किया और उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जिससे वो ऑयल्स रिजर्व्स का यूटिलाइज करके ऑयल को निकाल सके। यही जो है यूएस का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि यहाँ पे अरब कंट्रीज के साथ उन्होंने नेगोशिएशन की और जितने भी जो ऑयल के कुएं थे उन कंट्रीज के साथ जो है नेगोशिएशन करके उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपके लिए ऑयल निकाल दें तो आप हमें क्या देंगे। इस पर जो ऑयल नेशंस वाले जो शेख थे वो कुछ सकपका गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो वो उन्होंने सब कुछ जो है यूएस के पाले में ही छोड़ दिया। यूएस ने उनके सामने ये कंडीशन रखी कि अगर
हम आपका ऑयल निकाल के देंगे तो आपको ये सारा ऑयल यूएस डॉलर्स में ही सेल आउट करना होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। अरब कंट्रीज इस बात को मान गई और यहीं से जो है डॉलर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, यहीं से डॉलर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी और उसके बाद जो है धीरे 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 डॉलर एक हेजमनी बना चुका था पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए, यूएस की जो इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर, इन दोनों में इकोनॉमिक पावर जो है वो मिलिट्री पावर से भी बहुत बड़ी है। ठीक है, जब भी इकोनॉमिक पावर खतरे में आती है तो मिलिट्री पावर आ जाती है और मिलिट्री पावर को बचाने का काम इकोनॉमिक पावर करती है। तो इसी तरीके से जो है यूएस अपनी गुंडागर्दी या यूं कहिए अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पर लगातार काम करता है। अभी अगर आप सोचें कि ये जो इतने सारे देश हैं कभी भी जो है डॉलर के सामने इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। देखिए, आप सभी ने जो है देखा होगा, सद्दाम हुसैन के बारे में आपने सुना होगा, जो पहले इराक का प्रेसिडेंट भी था। सद्दाम हुसैन ने एक बार जो है ये अनाउंसमेंट की कि मैं डॉलर्स को हटा के अब से जो अपना ऑयल है वो यूरोज में ही सेल करूंगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन को यमराज से मिला दिया गया। ऐसा ही एक और इंस्टेंस भी हुआ जिसमें गद्दाफी गद्दाफी के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, गद्दाफी जो है कोई बुरा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटर था। गद्दाफी ने भी ऐसी ही गलती की, उसने ये कहा कि मैं डॉलर से मैं अब अपना ऑयल सेल नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं एक अफ्रीकन यूनिफाइड करेंसी बनाऊंगा। उस अफ्रीकन यूनिफाइड करेंसी में ही मैं आपसे जो है आपका जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, वो सेल आउट किया करूंगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि गद्दाफी भी जो है गड्ढे में ही जा गिरा। तो इस तरह की जो है स्ट्रैटेजी यूएस की रहती है अपने आप को हेजमनाइज करने की, अपने आप को जो है वर्चस्व अपना बना के रखने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, बदलते हुए हालात में जो हो रहा है वो ये है कि धीरे धीरे जो है डोमिनेंस जो है डॉलर का वो कम हो रहा है और इसके कुछ रीजंस भी हैं। आइए देख लेते हैं कि क्या रीजंस हैं इनके। और आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसका कॉन्टेक्स्ट भी ये है कि ब्रिक्स करेंसीज जो है, ब्रिक्स जो नेशंस हैं वो कैसे नई करेंसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ताकि जो है वो अल्टरनेटिव बना सकें डॉलर का। ब्रिक्स करेंसी का जो एक लोगो टाइप इन्होंने इशू किया है वो है बीटा। ठीक है, बीटा वाला जो है आपका जो सिंबल होता है वो उन्होंने इशू किया है। ब्रिक्स कंट्रीज की जो कोशिश है वो ये है कि ऐसी एक करेंसी बनाई जाए जो एक कॉमन करेंसी हो और इस कॉमन करेंसी को जो है वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सके। लगातार पिछले कुछ साल से आप अगर देखेंगे तो रशिया और चाइना ये दोनों ही जो है लगातार आपस में ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड किस में कर रहे हैं, रूबल में और जो युआन करेंसी है उन दोनों, ये दोनों कंट्रीज जो है इन्हीं करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं आप पीछे देखेंगे तो जब से इंडिया ने रशिया से तेल लेना शुरू किया है और ये भी जो है अपनी ही करेंसी में ले रहे हैं, यानी कि रुपीज में ले रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया के नखरे अक्सर यूएस उठा लेता है क्योंकि उन्हें चाइना के खिलाफ एक ऐसा वेपन चाहिए और इंडिया जो है एक वेपन की तरह है चाइना का। इसलिए जो लोग इस लॉजिक पे काम कर रहे हैं कि नहीं अब जो है यूएस इंडिया से डरने लगा है, तो मैं यही कहूंगा कि RIP टू आपकी लॉजिक। ठीक है, सिर्फ वो अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को और कुछ भी नहीं। दूसरी चीज क्या है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखिए, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स का भी बहुत नंबर बढ़ा है। रिसेंटली 2023 में अगर आप देखें तो इंडिया और यूएई के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था जहां पे ये डिसाइड किया गया कि इंडिया अब सारा ऑयल यूएस से जो यूएई से खरीदेगा वो रुपीस में ही खरीदेगा। ठीक है, इस तरह के एग्रीमेंट्स भी एक बड़ी चीज है। वहीं चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आपने सुना होगा, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये सिर्फ युआन से ही करेंसी में ही फंड किया गया है। इसमें डॉलर की एक कौड़ी भी जो है इस्तेमाल नहीं हुई है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है वो है डिजिटल करेंसीज का। लेकिन लगातार जो है डिजिटल करेंसीज का जो प्रोमिनेंस है वो बढ़ रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट्स हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स, और इन दोनों में ही जो है इसका यूज किया जा रहा है। चाइना की तो एक फेमस करेंसी है जिसे डिजिटल करेंसी ECNY करके बोलते हैं, वो भी एक डिजिटल करेंसी है जो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अक्सर जो है इस्तेमाल होता ही रहता है इस तरह की करेंसी में, तो उसे भी एक बार देख लीजिएगा। वहीं टर्की और इंडिया ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने लगातार बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ किया है और गोल्ड रिजर्व के मामले में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सब जो रीजन मिलाकर आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है डॉलर का प्रोमिनेंस इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि ये सब कंट्रीज और ये सब रीजन जो है यहाँ पे मौजूद है। वहीं आगे चलने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया का क्या स्टेटस है इसमें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में आकर मुझे ये जरूर बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे इंडिया एक ऐसा नेशन बनता जा रहा है जो रिप्लेस कर देगा डॉलर्स को। देखिए, अभी ये बहुत ही दूर की कौड़ी लग रही है क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा इशू है वो है नॉन फुल्ली कन्वर्टेबल। हमारी जो करेंसी है वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं हो सकती कंप्लीट तरीके से, जिसकी वजह से बहुत सी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स जो हैं बहुत दूरी बना के रखे हुए हैं इस चीज से। वहीं ये बात सच है कि हमने डिजिटल करेंसी की तरफ कुछ सिग्नल्स जरूर दी हैं, लेकिन उस पर भी अभी अमली जामा नहीं पहनाया गया है, तो डिजिटल करेंसी का इशू जो है अभी बरकरार है। हालांकि मैं कॉन्क्लूडिंग रिमार्क्स में यही कहना चाहूंगा कि अभी भी इस हालात में भी यूएस डॉलर जो है सबसे फेवरेबल करेंसी है
अभी भी जो है इसका वर्चस्व बरकरार है, इसकी हेजमनी बरकरार है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ चीजें कम जरूर हुई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट में जरूरत है मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने की। बहुत सारी करेंसीज होनी चाहिए, किसी एक की हेजमनी नहीं होनी चाहिए, ताकि इस तरह का कोई सैंक्शन या इस तरह की कोई भी गुंडागर्दी जिस तरह का यूएस दिखाता है उस तरह से कुछ ना हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है धीरे धीरे चीजें होनी चाहिए। वहीं अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि कुम्हार माटी को रोनता है या माटी कुम्हार को रोनती है, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एडुकेमिको चैनल को। थैंक यू, गुड बाय।